नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वो राजधानी में डीआरडीओ द्वारा अवध शिल्पग्राम में एचएएल द्वारा हज हाउस में तैयार कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे। बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 मई को सुबह 11:30 पर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां से 11:45 पर सरोजनी नगर स्थित हज हाउस में तैयार एचएएल कोविड हॉस्पिटल जाएंगे। यहां पर एचएएल और राज्य सरकार के सहयोग से तैयार 255 बेड के कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और उसका लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री करीबन 12:30 बजे अवध शिल्पग्राम पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या तैयारियां, रक्षा मंत्री आ रहे हैं? देखिए पूजा, आज लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 11:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद हज हाउस में जो नया कोविड का अस्पताल बनाया गया है 255 बेडों को, और वहां पर जाएंगे, वहां निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहां पर तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। रास्ते की अगर बात करें, पुलिस काफी फोर्स लगाई गई है। हम इस वक्त डीआरडीओ के अस्पताल के बाहर खड़े हैं पूजा। ये आप देख सकते हैं, आर्मी सुरक्षा के घेरे में बना अस्पताल। यहाँ पे संयम नियम से काम होता है। यहाँ पर भी राजनाथ आएंगे, यहाँ पर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कोविड अस्पताल यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से अंदर जहाँ पर कोविड के पेशेंट हैं वहां पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ की जो व्यवस्थाओं को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। वो सब जानकारी के बाद फिर यहीं से बाद उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम पूजा है। राजनाथ चूंकि लखनऊ से सांसद हैं, लखनऊ से काफी ज्यादा उनका स्नेह रहता है। आपने देखा होगा, जब कोविड की जब बात आई तो उन्हें तुरंत डीआरडीओ की जो अस्पताल की व्यवस्था कराई थी, वो राजनाथ सिंह की देन है। लगातार लखनऊ वासी उनके टच में रहते हैं। उसी को लेकर आज लखनऊ पहुंचेंगे और हज हाउस पे जाने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे पूजा। बिल्कुल, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हज हाउस में कितने वेंटिलेटर्स वगैरह हैं, कितने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, क्या व्यवस्था है अनूप? देखिए पूजा, दोनों की बात बताऊंगा। हज हाउस में बात करें तो वहाँ 255 बेडों का अस्पताल है, जिसमें 25 वेंटिलेटर हैं, करीब 100 ऑक्सीजन युक्त जो बेड हैं वहां पर हैं। इसी प्रकार से करीब 300 बेडों का जो पीछे हमारे अस्पताल डीआरडीओ देख रही है, इसमें 100 से ज्यादा जो यहाँ पर वेंटिलेटर हैं और ऑक्सीजन युक्त जो बेड है वो भी उनकी 100 से ज्यादा मात्रा है। तो यहाँ पर तीनों यानी कि वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और जो पेशेंट ज्यादा गंभीर नहीं होते उनके लिए व्यवस्था है। ये कैटेगरी इमरजेंसी में तय की जाती है कि किस कैटेगरी का पेशेंट है, उसको किस कैटेगरी में ले जाया जाएगा। ये सब तमाम सुविधाओं से जो युक्त ये अस्पताल है, चूंकि बहुत ही कम समय में तैयार किया गया है, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं यहाँ पर जो कि अन्य अस्पतालों में नहीं हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात पूजा यह है कि यहाँ आर्मी के जो रूल्स हैं उसको भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पर आर्मी की सुरक्षा तैनात की गई है, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और अंदर जाने के बाद यहाँ पर मरीज के साथ साथ तीमारदार को भी मुफ्त में खाना दिया जाता है पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सूबे में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 278 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक दिन में मौतों के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 21,331 नए मामले सामने आए, तो वहीं 29,709 लोग कोरोना को मात देकर वापस घर लौटे हैं। लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रह चुके यशपाल चौधरी का निधन हो गया। यशपाल चौधरी कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान सही होने के बाद भी देर रात हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। कोरोना वायरस इसका कहर अभी भी जो है लगातार जारी है और कितनी भयावह तस्वीरें ये दिखाएगा कुछ भी तय नहीं।
यूपी के हमीरपुर कानपुर के बाद अब गाजीपुर जिले से लेकर बिहार में बक्सर तक गंगा नदी में दर्जनों लाशें दिखने से हड़कंप मच गया है। कोरोना से मौत के बाद इन्हें गंगा में बहाने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। बिहार के अधिकारी यूपी से लाशों के बहकर आने की बात कह रहे हैं। बक्सर के डीएम ने कहा है कि इन शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यूपी के गाजीपुर के 12 गांव से लेकर बक्सर जिले के चौसा शमशान घाट तक सोमवार को गंगा और कर्मनाशा नदी में करीबन 35 से 40 लाशें बहती हुई नजर आई हैं। गाजीपुर जिले में भी करीबन 5 से 6 लाशों को गंगा के किनारे देखा गया। हालांकि ग्रामीण इससे भी ज्यादा लाशें होने की बात कह रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? पूजा, आपको बताऊं कि जो बिहार सभा हुआ ग्रामर जनपद गाजीपुर का जो ग्रामर क्षेत्र है, ये जो है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पे जो गंगा किनारे जो है कि कल जो है कि सोमवार को जो है कि काफी संख्या में लाशें देखने को मिली थी। आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के अनुसार जो है कि यहाँ पे अंतिम संस्कार जो है कि चिताओं से भी की जाती है और जल प्रवाह भी करके किया जाता है। इसको लेकर के कुछ लोग जो है कि जल प्रवाह भी कर दे रहे हैं, जो कि लाशें जो है कि अब जली जो है कि गंगा में पड़ी हुई है। और ये भी कहा देखा जाए तो लकड़ियों की कमी के चलते जो है कि इस तरह से अब जली लाशों को जो है कि बाहर दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि गाजीपुर के नंदगढ़ थाना क्षेत्र के सौरव गांव में कल जो है कि एक ग्राम प्रधान ने एक लेटर डीएम के नाम जो है कि वायरल किया था सोशल मीडिया पर, और उसमें ये लिखा था कि हमारे गांव से जो है कि 16 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौतें हो गई है। इसको लेकर के जो है कि प्रशासन अलर्ट हुई और उस गांव में जांच के लिए पहुंची और वहां से जांच का काम किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आने की संभावनाएं है कि देखा जाए कि वो कोरोना के चलते मौतें हुई है, अन्य बीमारियों के चलते मौतें हुई। ठीक है प्रमोद, लेकिन बिहार सरकार के बिहार के महकमे की तरफ से उत्तर प्रदेश के महकमे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, यूपी के महकमे की तरफ से बिहार के महकमे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से इतर एक समाधान निकालना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये लाशें क्यों जल प्रवाहित की जा रही हैं, और ऐसे अगर कोरोना संक्रमित ये लाशें हैं तो स्थितियां भयावह हो सकती हैं। जी पूजा, सही बात है कि जो बिहार के और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसको लेकर के जो इनको अलर्ट होना चाहिए कि संक्रमण किसी तरह से न मतलब हो। इस लाशें जो वहाँ गंगा में पाई गई है उनसे संक्रमण बढ़ने का काफी आसार है। जी पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रमोद जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी महकमे की तरफ से चूक है और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये लाशें संक्रमित हैं तो वो अपने साथ साथ कईयों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर आप प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ये खबर आपको अंदर से झकझोर देगी, ये दुर्दीन की सपने में भी आपने कल्पना नहीं की होगी। आदित्यनाथ जी, धृतराष्ट्र मुद्रा से बाहर आइए, देखिए गाजीपुर में सैकड़ों लाशें नदी में लावारिस मिली हैं। आप तो शमशान बना रहे थे ना, अब तो वो भी नसीब नहीं है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं आदित्यनाथ जी, धृतराष्ट्र की मुद्रा से बाहर आइए, देखिए गाजीपुर में सैकड़ों लाशें तैर रही हैं। अब कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने कोरोना महामारी से बलिया को बचाने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिहाज से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में सीएम योगी से आग्रह किया है कि बलिया के ट्रोमा सेंटर को जल्द से जल्द चालू करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही वहां रखी वेंटिलेटर मशीनें, आरटीपीसीआर जांच लैब को तत्काल शुरू किया जाए। राम गोविंद चौधरी ने जिले को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट तत्काल स्थापित करने की व्यवस्था कराए जाने का भी आग्रह किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार के पास धन की कमी है तो विधायक के रूप में मुझे मिलने वाला धन भी सरकार ले सकती है। तो वहीं यूपी के बरेली जिले में एक व्यक्ति को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
भोजीपुरा के टांडा गांव में प्रतिबंधित पशुओं के मीट बांटने को लेकर दो पक्ष जलीस बंजारा और सलीम कुरैशी में विवाद पेश आया, जिसका वीडियो सामने आया। इस वीडियो में मारपीट साफ तौर पर नजर आ रही है। मीट बांटने को लेकर कसाई को पीटते हुए देखा जा सकता है। इस मामले में पुलिस ने विवाद के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों फहीम और अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है। तो वहीं कसाई को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद धारा 144 के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फजलुर रहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फजल, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? कार्रवाई क्या हुई है और किन किन लोगों पर हुई है? क्या आपको बताना मीट के पैसों को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि जो दूसरा पक्ष था वो 150 रुपए में मीट मांग रहा था और जो पक्ष था वो 200 रुपए में बेचने के लिए कह रहा था। इसी के चलते दोनों में मारपीट हुई और मारपीट इतनी बढ़ गई कि दूसरा पक्ष तमंचों के साथ बाहर निकल गया, जो कि वीडियो वायरल हो गया। इसी के चलते जब वीडियो वायरल हुआ तो एसएसपी ने संज्ञान लिया और तुरंत पुलिस भेजकर वहां पर लोगों को पकड़ने की कोशिश की। इसमें 3 लोगों को पकड़ लिया गया है और एक अभी भी फरार है। 4 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। इसके चलते वहां पर लगातार मीट का कारोबार अवैध रूप से चलता है, जिसकी कुरैशी बिरादरी का कहना है कि हम मीट का कारोबार करते हैं तो पुलिस को भी पैसा देते हैं। जितनी बरेली की तहसीलें हैं वहां पर पूरी तरीके से बूचड़खाने खुले हुए हैं अवैध तरीके से, जिसका पूरी तरीके से जो पुलिस है उसका संदर्भ दिया गया है। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फजल, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फजलुर रहमान हमारे साथ में जुड़े और ये वीडियो साफ तौर पर इस तरफ तस्दीक करता है कि 50 रुपए से सस्ती जान होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। अखिलेश ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की अदूरदर्शिता और समय पर निर्णय लेने की अक्षमता के चलते प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ और महानगरों में उसका सारा ध्यान है, फिर भी हालत बेकाबू है। उन्होंने आगे कहा कि गांवों के लाखों ग्रामीणों को उनके अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। वहां की बदतर होती जिंदगी पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो वहीं सपा के कद्दावर नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सीतापुर की जेल से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। सपा सांसद आजम खान को रविवार को मेदांता हॉस्पिटल में 4 लीटर ऑक्सीजन के साथ डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। आज मेदांता की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक आजम खान को अब 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की जरूरत पड़ रही है। हालत को देखते हुए मेदांता क्रिटिकल केयर टीम ने उन्हें कोविड आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। आजम की तबीयत बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया और मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पहले 4 लीटर ऑक्सीजन की ही जरूरत आजम खान को पड़ रही थी, लेकिन मौजूदा स्थिति के अकॉर्डिंग 10 लीटर ऑक्सीजन का खपत हो रहा है। अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आजम खान की तबीयत अभी कैसी है? देखिए पूजा, सोमवार को सीतापुर जेल से आजम खान को लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी स्थिति चूंकि काफी गंभीर हो रही थी जेल में, इसी वजह से उनको यहां पर एडमिट कराया गया था। साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला को भी यहां पर एडमिट कराया गया है। दोनों लोगों का इलाज चल रहा है। लगातार जिस तरीके से आजम खान पर डॉक्टर निगरानी बनाए हैं, कल शाम को जो बुलेटिन जारी हुआ था मेदांता की तरफ से, उसमें ये बताया गया था कि आजम खान की स्थिति गंभीर, थोड़ा क्रिटिकल बताई गई थी। उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, उनको वेंटिलेटर पर क्रिटिकल उसमें आईसीयू में रखा गया था। जाहिर सी बात है, ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि आजम खान की स्थिति जो सांस लेने में उनको काफी दिक्कत हो रही, इसी वजह से उनको वेंटिलेटर पर
को सपोर्ट दिया गया है, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही थी। अब अगर डॉक्टरों की बात करें तो लगातार उनका जो डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी भी वेंटिलेटर पर ही है। अभी 24 घंटे के बाद उस पर डॉक्टर निर्णय कुछ ले पाएंगे कि वेंटिलेटर से उनको ऑक्सीजन सपोर्टिंग में लाना है या नॉर्मल बेड में लाना है। फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टरों का मानना है करीब 24 घंटे के बाद स्थिति कैसी होगी वो शाम को करीब 4 बजे के बाद जो हेल्थ बुलेटिन जब वेदांता जारी करेगा तभी उसमें जानकारी मिल पाएगी पूजा की आजम खां की वर्तमान स्थिति क्या है और किस हालात में अंदर कोविड सेंटर में है। पूजा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 5,000 रुपए महीने देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा है कि यूपी में बढ़ते लॉकडाउन से आर्थिक रूप से कमजोर तबका तबाह हो गया, इसलिए यूपी सरकार को भी दिल्ली सरकार के ही तर्ज पर महीने में 5,000 रुपए की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से मजदूरों, ऑटो और साइकिल रिक्शा चालकों को तुरंत मदद दी जानी चाहिए क्योंकि उनके पास कमाने का कोई और जरिया नहीं है। तो आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है और मासिक भत्ते की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से 5,000 रुपए दिया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी गरीब तबके की मदद करे। तो वहीं बदायूं की बात करते हैं। बदायूं में कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैवाहिक आयोजनों से लेकर अंत्योष्टि तक में शामिल होने के नियम बनाए गए हैं। यहां तक कि मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा करने पर भी रोक है। लेकिन जिला काजी हजरत सलीमुल कादरी के जनाजे में मुरीदों की भीड़ उमड़ी तो शारीरिक दूरी और मास्क के सारे नियम टूट गए। उस समय पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। मीडिया पर यह भीड़ वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मदरसा आलिया कादरिया में सुबह से ही मुरीदों का जाना शुरू हो गया था। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि कोरोना है या फिर कर्फ्यू की स्थितियां बनी हुई हैं। फिलहाल कई लोगों पर, जिनमें से धर्मगुरु की पत्नी भी शामिल हैं, उन लोगों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर सवाल यही है कि जब तक लोग खुद समझदार नहीं होंगे तब तक स्थितियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। वहीं लखनऊ में कोरोना से हुई थाईलैंड युवती की मौत में नया खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि युवती को थाईलैंड से इस्पात सेंटर में काम करने के लिए बुलाया जाता था। लखनऊ के एक इस्पात सेंटर पर वो सेवाएं देती थी। कोरोना से मरने वाली युवती को लखनऊ लाने में सलमान मुख्य भूमिका अदा किया करता था। इसके बाद पुलिस सलमान को विभूति खंड थाने में लेकर आई। यहाँ उनसे 3 घंटे तक लगातार पूछताछ चली। सलमान ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा और वीडियो भी वायरल किया था। उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोग बेवजह इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। तो वहीं रायपुर निवासी राकेश शर्मा के कहने पर वो मदद करने गया था। डीसीपी संजीव, एडीसीपी कासिम और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने सलमान के पूरे बयान को रिकॉर्ड भी किया है। पुलिस ने राकेश शर्मा से भी मोबाइल पर पूछताछ करी है। तो वहीं कुछ लोगों ने LIU की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस की जांच अभी भी जारी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। पूरे मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। विपक्ष पक्ष पर सीधे आरोप लगा रहा है। ये आपको लेटर की कॉपी भी दिखा रहे हैं। संजय सेठ ने लेटर जो लिखा था और जांच की मांग करी थी, और जांच की मांग करने के बाद जांच में कई सारे खुलासे भी हुए हैं। जैसा कि अभी हाल ही में पता चला कि ये इस्पात सेंटर में अपनी सेवाएं थाईलैंड की लड़की दिया करती थी। सपा नेता IP सिंह के ट्वीट पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। थाईलैंड से आई थी ये लड़की कोरोना संक्रमित हो गई थी और कुछ दिनों पहले तबीयत बिगड़ने पर मनोहर लाल लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां कोरोना संक्रमण के चलते और ऑक्सीजन की कमी के चलते इस युवती का निधन हो गया। फिर सलमान को इन्वॉल्व किया जाता है इस पूरे मामले में और सलमान इस युवती का अंतिम संस्कार करवाता है। अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में फोन लाइन पर। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें कई कद्दावर नेताओं के भी नाम हैं और व्यापारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। ठीक कह रही है पूजा जी। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हालात हैं, ये जो मामला इतना गंभीर है कि हद ज्यादा,
और इसमें अगर सही मायने में जांच हो जाए तो जो बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो किसी न किसी रूप में इसको दबाने, पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि आज इतने 5-6 दिन हो गए इस मामले को आए हुए, लेकिन पुलिस ने उन लोगों का नाम खुलासा नहीं किया कि आखिर क्या मामला है। अगर कोई आम आदमी होता तो निश्चित रूप से पुलिस उसको मतलब पकड़ लेती और सबके नाम एक्सपोज कर देती, अब तक मतलब उसको जेल भी भेजा जा चुका था। लेकिन आखिर क्या कारण जो उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें खामोशी किए हुए है और पूरे मामले को एक्सपोज नहीं कर रही है। जांच में जिस तरीके से ढीला हवाली की जा रही है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को फर्जी फंसा करके छोड़ दिया जाए। उसके अलावा सपा नेता के बेटे का भी नाम इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एक बहुत बड़े बिल्डर है लखनऊ के, और वो बिल्डर पहले समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अब बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा में गए। उनके बेटे को लेकर लगातार चर्चा इस बात की है कि वो उनका बेटे ने इसको बुलाया था और उसको 7 लाख रुपए खर्च किए थे। क्योंकि इसमें जो एजेंट है, जो जिसका कहा जा रहा है जहां नौकरी करती थी जिस इस्पा में, वो इस्पा मालिक रायपुर का रहने वाला है, वो रायपुर में रह रहा है। उसके लखनऊ में 4 इस्पा अलग अलग इलाके में चलते हैं और इस्पा में नियमित रूप से काम कर रही थी। ठीक है, कहा जाता है कि ठीक है, अभी भी बहुत सारे खुलासे होने इस पूरे मामले में बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो थाईलैंड की ये युवती लगातार निशाने पर बनी हुई है और विवाद का विषय भी। उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद सूबे के गांवों में संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ गया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अगला कदम बढ़ाने से हिचक रही है। गांवों में भी तेजी से बढ़ते मामलों के कारण अब प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव फिलहाल टालने का फैसला किया है। सरकार ने अब 15 जून के बाद चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी अब वो कर सकती है। गांवों में लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में जिला पंचायत के चुनाव फिलहाल के लिए टाल दिए गए हैं। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार